दक्षिण भारत के इतिहास में ना कुछ ऐसे नाम हैं जो मतलब सम्मान भी जगाते हैं और गहरा विवाद भी। हाँ। ईवी रामास्वामी पेरियार, वो निश्चित रूप से उनमें से एक है। बिल्कुल। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने तमिलनाडु का जो सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना है उसे हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन हाँ, उनके विचार और काम करने के तरीके, उन पर आज भी जोरदार बहस होती है। तो आज हम श्रोता ने जो स्रोत हमारे साथ साझा किए हैं, कुछ लेख हैं, कुछ और जानकारियां हैं, उनके आधार पर पेरियार के जीवन, उनके मुख्य विचारों और उनकी जो स्थायी विरासत है, उसकी गहराई में उतर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से एक संतुलित समझ बनाने की कोशिश करें। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हम उनके जो कई पहलू हैं उनको समझें। एक समाज सुधारक के तौर पर, एक तर्कवादी, एक राजनेता और हाँ, एक विवादास्पद विचारक के रूप में भी। चलिए उनके शुरुआती जीवन से शुरू करते हैं। और वो एक घटना जो शायद जिसने उनकी पूरी दिशा ही बदल दी। पेरियार का जन्म, जैसा कि आपने बताया, 1879 में ईरोड, तमिलनाडु में हुआ। एक संपन्न परिवार था, रूढ़िवादी कन्नड़ भाषी बलिजा व्यापारी परिवार। हाँ, औपचारिक शिक्षा तो बहुत कम हुई, कहते हैं करीब 5 साल ही, और फिर वो अपने पिता के व्यवसाय में लग गए। लेकिन बचपन से ही एक जिज्ञासु स्वभाव था, थोड़ा विद्रोही भी कह सकते हैं। घर पर जो धार्मिक उपदेश होते थे, पौराणिक कथाएं, उन पर वो अक्सर सवाल उठाते थे। मतलब उनकी प्रामाणिकता पर शक करते थे। बिल्कुल, ये उनके अंदर जो तर्कवादी सोच पनप रही थी ना, उसकी शायद शुरुआती झलक थी। और फिर 1904 में उनकी काशी यात्रा हुई। ये एक बड़ा मोड़ था उनके जीवन में। हाँ, स्रोतों में इसका काफी जिक्र है। और ये अनुभव उनके लिए बहुत कड़वा था, अपमानजनक भी। हिंदुओं का सबसे पवित्र शहर माना जाता है काशी, और वहीं उन्हें जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ा। सोचिए, ब्राह्मणों के लिए एक निःशुल्क भोजनालय था, छत्रम कहते हैं उसे। वहां उन्हें सिर्फ इसलिए खाना नहीं दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे, बाहर निकाल दिया गया। और स्रोतों के अनुसार हालत ये हो गई कि सड़क पर जो जूठी पतलें फेंकी हुई थी, जहां मतलब कुत्ते भी खा रहे थे, वहां से उठाकर उन्हें अपनी भूख मिटानी पड़ी। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, कितना गहरा असर हुआ होगा इस घटना का। बिल्कुल, इस एक घटना ने ना हिंदू धर्म और उसकी रीतियों से उनका पूरी तरह से मोह भंग कर दिया। वो नास्तिक बन गए और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जो विरोध उनके मन में पहले से थोड़ा बहुत था, वो एकदम तीव्र हो गया। तो ये उनके भविष्य के सारे कामों की नींव बन गया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। काशी से लौटकर फिर वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए। 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए, सी राजगोपालाचारी के कहने पर। जी, और पूरी तरह से पार्टी के जो रचनात्मक काम थे उनमें जुट गए, जैसे खादी का प्रचार करना, नशाबंदी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और खास तौर पर अस्पृश्यता मिटाना। इस दौरान कई बार जेल भी गए वो। हाँ, कई बार। फिर 1924-25 का वाइकॉम सत्याग्रह आता है। ये उनके राजनीतिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। बिल्कुल, केरल में था ये वाइकॉम। वहां दलितों को मंदिर की तरफ जाने वाली सड़कों पर भी चलने की मनाही थी। अच्छा। तो केरल कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें बुलाया और पेरियार ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उनकी पत्नी नागम्मई भी साथ थी, दोनों गिरफ्तार भी हुए। इसी आंदोलन की वजह से उन्हें वाइकॉम वीरार कहा गया, यानी वाइकॉम का नायक। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शायद गांधी जी से उनके कुछ मतभेद भी हुए थे इस दौरान। स्रोत ये बताते हैं कि गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे कि आंदोलन में गैर केरलवासी या गैर हिंदू भाग लें, पर पेरियार अपनी बात पर अड़े रहे। कुछ स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि कांग्रेस के ही कुछ प्रकाशनों ने, जैसे यंग इंडिया सत्याग्रह में, पेरियार की भूमिका को थोड़ा कम करके दिखाने की कोशिश की। अच्छा। और अंत में जो समझौता हुआ भी, उससे भी पेरियार खुश नहीं थे, क्योंकि सारी सड़कें नहीं खोली गई थी, कुछ ही खोली गई। और शायद यही सब अनुभव थे जो उनके कांग्रेस से मोहभंग का कारण बने। ये भी एक कारण था, बिल्कुल। लेकिन जो मुख्य वजह बनी वो 1925 में सामने आई। पेरियार को लगने लगा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुख्य रूप से ब्राह्मणों के हितों का ही ध्यान रख रही है। जब उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा, तो पार्टी के अंदर उसे समर्थन नहीं मिला। अच्छा। तो इसी बात से वो निराश हुए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ये बात कहीं ना कहीं उनके काशी वाले अनुभव से जुड़ती है, जहां उन्होंने वो ब्राह्मणवादी वर्चस्व महसूस किया था। हाँ, बिल्कुल। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने क्या रास्ता चुना? कांग्रेस छोड़ते ही 1925 में है, उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। जी। इसका सीधा मकसद था कि जो गैर ब्राह्मण हैं, जिन्हें वो द्रविड़ मानते थे, उनमें अपने इतिहास, अपनी पहचान को लेकर एक गर्व की भावना जगाना और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करना। इस आंदोलन के पीछे मुख्य विचार क्या थे? मतलब किस नींव पे ये खड़ा था?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण था तर्कवाद, रैशनलिज्म। पेरियार हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते थे, चाहे वो धार्मिक मान्यताएं हों, सामाजिक रीति रिवाज हों या फिर जातिगत ऊंच नीच। हम्म। अंधविश्वास और पाखंड पर उन्होंने बहुत कड़ा प्रहार किया। तर्कवाद के अलावा और क्या केंद्र में था? आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये उनके आंदोलन का मूल मंत्र था। उन्होंने गैर ब्राह्मणों से कहा कि वो अपनी गरिमा को पहचानें, किसी भी तरह की मानसिक या सामाजिक गुलामी को स्वीकार न करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। और जाति व्यवस्था पर तो उनका रुख बहुत ही सख्त था। हाँ, वो मानते थे कि जाति व्यवस्था जो है वो द्रविड़ समाज पर आर्यों ने थोपी है, ये एक शोषण करने वाला ढांचा है। उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जलाने तक का आह्वान किया और अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करने की वकालत की। बाद में तमिलनाडु सरकार ने उनके सम्मान में समत्वपुरम यानी समानता गांव की योजना शुरू की थी। हाँ, वो उनके विचारों का ही प्रतिबिंब था। और देखिए, 1929 में उन्होंने खुद अपने नाम से जो जाति सूचक उपाधि थी, नायकर, वो हटा दी। एक प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। पेरियार महिलाओं के अधिकारों के भी बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। उस जमाने के हिसाब से तो उनके विचार काफी आगे के थे। निश्चित रूप से ये उनके तर्कवाद और सामाजिक न्याय की जो धारणा थी, उसी से निकलता था। उनका साफ मानना था कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए, हर क्षेत्र में। हाँ, शिक्षा में, संपत्ति में, विवाह और तलाक जैसे जो व्यक्तिगत फैसले हैं, उनमें भी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया, यहाँ तक कि गर्भ निरोधक उपायों का भी समर्थन किया। ये तो वाकई बहुत क्रांतिकारी बात थी उस समय। बिल्कुल। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, इन सब कुरीतियों का जोरदार विरोध किया। वो तो ये भी चाहते थे कि महिलाएं पुलिस और सेना जैसे क्षेत्रों में भी जाएं। अच्छा। और उन्होंने इस बात की भी तीखी आलोचना की कि पवित्रता या चारित्रिक शुद्धता के मापदंड सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों लागू होते हैं, पुरुषों पर क्यों नहीं। हाँ, ये दोहरा मापदंड। बिल्कुल। अपने इन विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने प्रकाशन का भी सहारा लिया होगा निश्चय। हाँ, बिल्कुल। 1925 में तमिल में साप्ताहिक अखबार निकाला, कुडी अरासू, मतलब गणतंत्र। और 1928 में अंग्रेजी में जर्नल शुरू किया, रिवोल्ट। ये उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने के बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बने। सामाजिक सुधारों के साथ साथ उनका राजनीतिक सफर भी तो जारी रहा। जस्टिस पार्टी और फिर द्रविड़ कड़गम डीके की स्थापना, ये कैसे हुआ? देखिए, जस्टिस पार्टी तो 1916 में ही बन गई थी, गैर ब्राह्मण हितों के लिए। पेरियार ने 1939 में इसके अध्यक्ष बने। अच्छा। फिर 1944 में उन्होंने जस्टिस पार्टी को ही एक तरह से पुनर्गठित किया और उसका नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम यानी डीके कर दिया। और डीके का मुख्य ध्यान किस पर था? डीके का मुख्य जोर सामाजिक सुधारों पर ही रहा और पेरियार ने इसे चुनावी राजनीति से हमेशा दूर रखा। इसी दौरान वो हिंदी विरोधी आंदोलन भी हुआ था, जिसमें पेरियार की बहुत बड़ी भूमिका थी। हाँ, 1937 में जब सी राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, तो उनकी कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य कर दी। पेरियार ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने इसे तमिल संस्कृति पर हमला माना और ये भी कहा कि ये उत्तर भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्चस्व थोपने की कोशिश है। इस आंदोलन का असर क्या हुआ? बहुत उग्र प्रदर्शन हुए। पेरियार समेत कई लोग गिरफ्तार भी हुए। 1938 में उन्होंने नारा दिया, तमिलनाडु तमिलों के लिए। अच्छा। ये आंदोलन जो था वो तमिल पहचान की राजनीति का एक बहुत अहम मोड़ साबित हुआ। और इसी पृष्ठभूमि में फिर अलग द्रविड़ नाडु की मांग भी उठी। हाँ, पेरियार ने उत्तर भारत से अलग एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र की वकालत शुरू कर दी। उनका तर्क ये था कि उत्तर भारतीय राजनीतिक प्रभुत्व से बचने के लिए और द्रविड़ लोगों के जो संसाधन हैं, जो श्रम है, उसका फायदा उन्हीं को मिले, इसके लिए अलग होना जरूरी है। उन्होंने इसके लिए जिन्ना और डॉक्टर अंबेडकर से भी संपर्क साधा था शायद। हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है। उन्होंने समर्थन मांगा था। उन्होंने तो भारत की आजादी का भी स्वागत नहीं किया था, है ना? सही कहा। पेरियार ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार किया। उन्हें डर था कि अंग्रेजों की जगह अब उत्तर भारतीय शासन आ जाएगा। और बाद के सालों में भी वो अलगाववाद की बात करते रहे। यहाँ तक कि 1957 में भारतीय संविधान और नक्शा जलाने का आह्वान किया उन्होंने, जिसके लिए उन्हें जेल भी हुई। हालांकि बाद में अलगाववादी मांगे गैर कानूनी हो गई। द्रविड़ आंदोलन में एक बड़ा मोड़ 1949 में आया, जब उनके बहुत करीबी साथी थे CN अन्नादुराई। उन्होंने अलग होकर DMK बनाई, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। हाँ, इस विभाजन की वजह क्या थी? इसके दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला तो था चुनावी राजनीति में भागीदारी को लेकर मतभेद। अच्छा। अन्नादुराई और उनके समर्थक
चाहते थे कि चुनाव लड़कर सत्ता में आया जाए। जी। जबकि पेरियार का मानना था कि डीके को एक सामाजिक आंदोलन ही रहना चाहिए, सत्ता की राजनीति से दूर। और दूसरा कारण? दूसरा कारण थोड़ा व्यक्तिगत था। पेरियार ने 70 साल की उम्र में अपनी काफी युवा सहयोगी थी मनियम्मई, उनसे शादी कर ली। उन्होंने तर्क दिया कि यह आंदोलन को जारी रखने और अपनी संपत्ति के लिए एक कानूनी उत्तराधिकारी बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन इस शादी से पार्टी के अंदर काफी विवाद हुआ और अन्नादुराई और उसके समर्थकों को अलग होने का एक, कह सकते हैं कि तात्कालिक कारण मिल गया। हाँ, यहाँ से पेरियार की कहानी और भी जटिल हो जाती है। मतलब वो जितने प्रभावशाली थे उतने ही विवादास्पद भी रहे। स्रोतों में उनके कई विचारों और बयानों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उन पर बात करना भी जरूरी है। बिल्कुल। उनकी विरासत को अगर समझना है तो उनके जो विवादास्पद पहलू हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा विवाद शायद उनके ब्राह्मण विरोध की प्रकृति को लेकर है। वो तो हमेशा कहते थे कि उनका विरोध ब्राह्मणवाद से है, मतलब उस विचारधारा से जो जातिगत श्रेष्ठता और भेदभाव को बढ़ावा देती है, न कि किसी व्यक्ति या समुदाय विशेष से। हाँ, ये उनका आधिकारिक पक्ष था। लेकिन स्रोतों में उनके ऐसे कई भाषणों और लेखों का जिक्र है जिनमें दिए गए बयान काफी भड़काऊ लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो सीधे तौर पर ब्राह्मण समुदाय को निशाना बना रहे हैं। जैसे उनका वो एक कथित बयान बहुत चर्चित है कि अगर सांप और ब्राह्मण दिखे तो ब्राह्मण को मारो। हाँ, ये बहुत कुख्यात बयान है। और 1957 और 1973 के भाषणों का भी जिक्र आता है जहां उन्होंने ब्राह्मणों के घर जलाने तक का आह्वान किया था। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने भी इन बातों पर आपत्ति जताई थी। तो इन बयानों की वजह से उन पर यह आरोप लगता है कि वो ब्राह्मण समुदाय के प्रति घृणा फैला रहे थे। स्रोतों में यह भी आता है कि उन्होंने नकारात्मक संदर्भ में ब्राह्मणों की तुलना यहूदियों से की थी। तो ये उनके दावे और उनके कुछ बयानों के बीच एक तनाव दिखता है। हाँ, एक विरोधाभास दिखता है। धर्म, खासकर हिंदू धर्म की उनकी आलोचना भी बहुत तीखी थी। वो हिंदू धर्म को ब्राह्मणों द्वारा नियंत्रित मानते थे और मानते थे कि ये जाति व्यवस्था को वैधता देता है। उन्होंने 1956 में सरेआम राम के चित्र जलाए। हिंदू धर्म ग्रंथों की भी बहुत कड़ी आलोचना की। वो राम और कृष्ण को उत्तर भारतीय आर्य देवता मानते थे जिन्होंने द्रविड़ों का शोषण किया। क्या वो सभी धर्मों के आलोचक थे या सिर्फ हिंदू धर्म के? देखिए, उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म के भी कुछ पहलुओं की आलोचना की, लेकिन वो इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है और सामाजिक समानता का संदेश है उसकी प्रशंसा करते थे। अच्छा। पैगंबर मोहम्मद को वो ब्राह्मणवाद का विरोधी मानते थे। बौद्ध धर्म उन्हें तर्कसंगत लगा पर उन्होंने उसे पूरी तरह अपनाया नहीं। और तमिल साहित्य के बारे में? हाँ, वो तमिल संत तिरुवल्लुवर का जो ग्रंथ है तिरुकुरल, उसको बहुत ऊंचा दर्जा देते थे उसकी धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और तर्कवाद के लिए। महात्मा गांधी के साथ उनके संबंधों में भी काफी उतार चढ़ाव रहा है ना? हाँ, शुरुआत में तो वो गांधी के प्रशंसक थे लेकिन बाद में उनके बहुत कटु आलोचक बन गए। उन्होंने गांधी पर वर्णाश्रम धर्म यानी जो पारंपरिक जाति व्यवस्था है उसका समर्थन करने का आरोप लगाया और ये भी कि वो ब्राह्मण हितों को साधते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गांधी के विचार भी समय के साथ बदले थे। हाँ, ये भी सच है, लेकिन पेरियार की आलोचना जारी रही। उन्होंने गांधी के कई आंदोलनों का विरोध भी किया था, जैसे नमक सत्याग्रह का। उन्होंने गांधी को धोखेबाज तक कहा और ये माना कि गांधी की वजह से तमिलनाडु जो है वो उत्तर भारतीयों और ब्राह्मणों का गुलाम बन गया है। गांधी की हत्या पर भी उनकी प्रतिक्रिया बहुत विवादास्पद रही थी। हाँ, उसमें उन्होंने कथित तौर पर यह कहा कि ये काम ब्राह्मणों ने कर दिया, नहीं तो हमें करना पड़ता। ये उनके बीच जो गहरे मतभेद थे उसको दिखाता है। एक और दिलचस्प विवाद है जो तमिल भाषा को लेकर उनकी अपनी टिप्पणी से जुड़ा है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है ना कि तमिल राष्ट्रवाद के इतने बड़े पैरोकार ने कभी तमिल को बर्बर भाषा कह दिया। हाँ, इसके पीछे क्या वजह बताई जाती है? इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। कुछ कहते हैं कि वो भाषा में जरूरी सुधार न होने से नाराज थे। कुछ कहते हैं कि उसमें व्याकरण के स्तर पर जैसे स्त्रीलिंग क्रिया रूपों की कमी, उसे वो एक कमी मानते थे। उन्होंने तमिल लिपि में सुधार की वकालत भी की थी। अच्छा। लोकतंत्र के बारे में भी उनके विचार पारंपरिक नहीं थे। हाँ, वो लोकतंत्र को भी थोड़ा संदेह की नजर से देखते थे। कभी कभी तो राजशाही को बेहतर बता देते थे। सच में? हाँ, उन्होंने लोकतंत्र, ईश्वर और जाति, इन तीनों को भूत कहा था जो समाज को जकड़े हुए हैं। ये तो काफी अलग नजरिया है। बिल्कुल। इन बड़े विवादों के अलावा स्रोतों में कुछ और आरोप भी मिलते हैं, जैसे उन पर अपनी तेलुगु भाषी नायडू जाति के प्रति झुकाव रखने का आरोप। हाँ, बलीजा नायडू समुदाय से थे वो। और एक झूठे यूनेस्को पुरस्कार का दावा करने का भी जिक्र है।
हाँ, ये सभी पहलू जो हैं वो उनकी शख्सियत की जटिलता को दिखाते हैं और उनके विचारों से जो विवाद उपजे उनको भी दर्शाते हैं। लेकिन देखिए, इन विवादों के बावजूद तमिलनाडु और उससे भी आगे उनकी विरासत बहुत गहरी है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो उनका प्रभाव निर्विवाद है। तमिलनाडु की राजनीति तो आज भी कह सकते हैं काफी हद तक उनके विचारों के इर्द गिर्द ही घूमती है, चाहे डीएमके हो, एआईडीएमके हो या और भी कई दल हों। हाँ, एमडीएमके, पीएमके, डीके तो है ही। हाँ, ये सब अपनी जड़ें कहीं ना कहीं उनके आंदोलन में ही पाते हैं। अन्नादुराई, करुणानिधि जैसे जो बड़े नेता हुए वो सब उनके अनुयायी रहे। और ये असर सिर्फ तमिलनाडु तक ही नहीं रहा, उत्तर भारत में भी देखिए। कांशीराम और मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है, वो भी पेरियार को एक वैचारिक प्रेरणा स्रोत मानती आई है। सामाजिक क्षेत्र में उनके काम का क्या असर हुआ? क्या ठोस बदलाव आए? बहुत महत्वपूर्ण असर हुआ। जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक चेतना जगाने में, महिलाओं की स्थिति सुधारने में, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की जमीन तैयार करने में, इन सब में उनके विचारों और आंदोलनों का बड़ा योगदान रहा। मंदिरों में प्रवेश को लेकर भी? हाँ, मंदिरों में गैर ब्राह्मणों और दलितों का प्रवेश, और यहाँ तक कि उनका पुजारी बनने का रास्ता खोलने में भी। मंदिरों में संस्कृत की जगह तमिल में पूजा अर्चना की शुरुआत हुई, वो भी इसी का नतीजा था। और उनके बाद भी उनका संगठन द्रविड़ कड़गम सक्रिय रहा। हाँ, उनकी मृत्यु के बाद पहले मनियम्मई ने नेतृत्व संभाला और फिर के वीरमणि के नेतृत्व में डीके उनके सामाजिक सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाता रहा है। तमिलनाडु सरकार उनके जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाती है। हाँ, ये उनके स्थायी प्रभाव का ही प्रतीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो पेरियार एक ऐसी पहेली है जिन्हें सुलझाना शायद आसान नहीं है। एक तरफ वो क्रांतिकारी समाज सुधारक हैं जिन्होंने सदियों पुरानी दमनकारी परंपराओं पर सवाल उठाए। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ उनके बयान, उनके तरीके वो विभाजनकारी भी रहे। हाँ, उनकी विरासत इसी द्वंद्व में है। वो एक प्रबल तर्कवादी थे जिन्होंने धर्म, जाति, राष्ट्रवाद जैसी जो स्थापित सत्ताएं थी उनको चुनौती दी। उन्होंने लाखों लोगों को आत्मसम्मान का एहसास कराया। और शायद यही वजह है कि आज भी वो इतने प्रासंगिक हैं, उन पर इतनी बात होती है। हाँ, और शायद यही वो अंतिम विचार है जिस पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि आज के भारत में जहां जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय पहचान इन सब को लेकर इतनी तीव्र बहसें चल रही हैं, बिल्कुल, वहां पेरियार का तर्कवाद, सामाजिक न्याय पर उनका जोर और स्थापित सत्ताओं की उनकी जो आलोचना है, बिल्कुल, वो कितनी मायने रखती है। क्या उनकी जो ऐतिहासिक लड़ाइयां थीं और आज के जो हमारे समकालीन संघर्ष हैं, क्या उनके बीच कोई सीधा संबंध देखा जा सकता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।